निशांत, आपके साथ कांग्रेस के नेता हैं, क्या वो ये मानते हैं कि ये चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति को बदल रहे हैं? मेरे साथ अखिलेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, सवाल ये आ रहा है स्टूडियो से कि ये जो परिणाम है, आपको लगता है ये भारतीय राजनीति को बदल रहे हैं? निश्चित रूप से जब भी कोई इस तरह से परिणाम आते हैं तो देश की जनता ने बदलाव की अपेक्षा जरूर की है, और जैसा अतीत रहा है, इस जिसके नेतृत्व बीजेपी लड़ी है, अब देखना है कि कैसे जनादेश पूरे आते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है। अखिलेश जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी के चेहरे को अगर देखा जाए तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये मानते हैं आप इसमें? कि भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी 125 सालों से है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी इस देश की व्यापकता से कम नहीं हुई है। जब जीत होती है तो राहुल गांधी होते हैं, हार होते तो कांग्रेस पार्टी होती है। अभी तक किसकी हुई है? या किसी की कभी हार होती है तो क्या वो पार्टी बंद कर दे अपना दफ्तर? मैं राहुल गांधी पे पूछ रहा हूं, मैं राहुल गांधी। किसी भी नेता की ये राजनीति की एक प्रक्रिया है, जीत और हार। कोई ये समझे, जैसा आप लोग खास तौर से कहते हैं कि हार हो गया तो वो व्यक्ति नेता या वो पार्टी राजनीति छोड़ दे। मैं ये जानना चाहता हूं, ये नहीं पूछ रहे, इसके लिए आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी थी, राहुल गांधी का चेहरा था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ? किसी भी चुनाव में जीत और हार के सिर्फ एक कारण नहीं होते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। क्या राहुल गांधी एक कारण है? सारे बहुत से कारण होते हैं, उनमें से एक है। मैं कह रहा हूं ना कि जब सारे कारण, तो हर कोई एक कारण है, हर कोई एक कारण है। हम अपने 10 साल की इन उपलब्धियों को, जो 10 साल में इस देश की इकोनॉमी को 4 गुना किया है, ठीक से बता नहीं पाए। आप 2004 के पहले का याद करें, हर प्रदेश सरकार की ट्रेजरी रुक जाती थी पैसे के शॉर्टेज से। ट्रेजरी रुकती नहीं, सुनिए, हमारी इतनी बड़ी उपलब्धि थी ये। 2004 के बाद किसी भी प्रदेश की ट्रेजरी नहीं रुकी, तनख्वाहें नहीं रुकी, गवर्नमेंट के पेमेंट नहीं रुके। इस देश के जनता ने ये पैसे कमाए, पॉलिसी भले यूपीए सरकार की थी, लेकिन जनता की मेहनत थी। हम उसको, ये सारे पॉइंट सब सारे मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रहा हूं, ये सारे पॉइंट जो भी आप बता रहे हैं, सब राहुल गांधी अपने भाषण में बताते रहे कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये बिक नहीं पाया। वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास सोने के सिक्के थे और किसी दूसरे ने, जिसके पास हम नाम नहीं कहना नहीं चाहते हैं, वो लीड कर रहा है। ये हमारी कमी है, हम उन चीजों को नहीं ठीक से प्रस्तुत कर पाए। गलती किसकी? सबकी है, उसमें सब है। क्या कहेंगे आप? यकीनन देखिए, कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। देखिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस समय जो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट होता है, उससे भी पीछे है। और जो रुझान है, हालांकि हम रुझान ही कह रहे हैं, लेकिन दोहरा शतक लगा लिया बीजेपी ने 360 में से। शशि शेखर जी, क्या ये माना जाए कि वाकई राजनीतिक तरीके बदलने की जरूरत ये चुनाव परिणाम दे रहा है, बार बार संकेत दे रहा है कि अब आपको राजनीतिक तौर तरीके बदलने होंगे? अगर आप विधानसभा का पिछला चुनाव देखें तो उसके 2 स्पष्ट मंतव्य थे। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उदित हुए थे बिना किसी खास बड़े संगठन के, अचानक उसने साबित किया था कि अब ये तौर तरीके नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो तीनों, एक स्टेट में सत्ता हासिल की थी और 2 स्टेट में रिटेन की थी, उसका आशय भी यही साफ था कि संगठन के साथ साथ आपको सत्ता के सदुपयोग की शक्ति दिखानी होगी। आज अगर हम पिछले 5 साल की हुकूमत देखें तो सिर्फ भ्रष्टाचार, महंगाई, मंदी, रोजगार न होना, ये चीज़ें सामने आती रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक चुनाव इस तरीके का है जिसने कि जनता को एक तरह से परिवर्तन के लिए बाध्य कर दिया पूरे देश में। और शशि शेखर जी, इसमें एक चीज और हम जोड़ दें, चूंकि चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, अब सोचिए वो विरासत भी गई, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। आप प्रसून जी, अगर 87, 89 और इस इलेक्शन को देखिए, 77, 89 और इस इलेक्शन को, तीनों इलेक्शंस ने जाति पाति और धर्म के बंधन तोड़े थे और उसने बहुत से मिथकों को गढ़ा था नया। ये इलेक्शन एक बार फिर से साबित कर रहा है, जाट वोट बैंक, जाटो वोट बैंक, कहीं कहीं यादव वोट बैंक, ये सारे वोट बैंक जो हैं ये टूट गए बुरी तरीके से। और यदि बिहार में लालू सामने भी आते हैं
तो वो सिर्फ इसलिए होंगे क्योंकि लोगों ने नीतीश कुमार को उतना स्वीकार नहीं किया। ये जो बात आप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है किसी भी राज्य की तुलना में। 27 में से 26 सीटों पर बिहार में आगे चल रही है। आप अगर मोदी की सभाएं देखें, उन सभाओं में वो प्रायोजित भीड़ नहीं थी, धमाके हो रहे थे और लोग चुपचाप खड़े हुए बैठे हुए सुन रहे थे। मुझे वो फैसला तो देखिए उमड़ी हुई भीड़ ही बता रही थी। जी। तो बिहार परिवर्तन का वाहक होता है। बिहार विभाजन से लेके आज हम तक। जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन लें। अशोक सिंघल के पास साथ इस समय रविशंकर जी मौजूद हैं। अशोक सिंघल जी, पहले एग्जिट पोल और अब रुझान बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, जो अभी तक रुझान है, पहले एग्जिट पोल, उससे तो बहुत उत्साहित थे एग्जिट पोल से, जो रुझान आ रहे हैं उसको लेके कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, रुझान संतोषजनक है। आपको मालूम है मैं बहुत जमीन का कार्य करता हूँ, लेकिन देश घूमने के बाद जो देश में बदलाव का माहौल मुझे दिखाई पड़ा और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा के प्रति जो आकर्षण, जो अपेक्षा, जो विश्वास का माहौल था, तो ये रिजल्ट होना ही है। उसके ट्रेंड जो आरंभिक स्थिति में आए हैं उसी का संकेत दे रहे हैं। मोदी मुद्दा था सिर्फ इस चुनाव में और कोई मुद्दा नहीं था? नहीं, मोदी जी की अगुवाई में भाजपा एक सार्थक विकल्प। और मैं आपसे एक ही कहूँगा, आपने पूछा तो इस देश में दो प्रमुख मुद्दे थे। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है और कुछ नेता उनसे घृणा करते हैं। जब अंतिम नतीजा आएगा तो आप देखेंगे देश की जनता का प्यार जीतेगा। अगर कमी रह गई तो किन पार्टियों के संपर्क में अगर जरूरत पड़ी तो रवि जी? अभी सुबह के 8:45 बजे हैं। अभी मैं आपके इन काल्पनिक प्रश्नों का क्यों उत्तर दूं? हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को सार्थक स्पष्ट बहुमत मिलेगा। मोदी की लहर थी? बिल्कुल थी। इसको जो अस्वीकार करता है वो अपने दिवा स्वप्न रहता है। मोदी जी के प्रति देश की जनता में जो जबरदस्त उत्साह हमने भी देखा है देश का दौरा करने के बाद, आपने भी देखा होगा, आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं, वो इसी बात का संकेत है। जब अंतिम परिणाम आएंगे तो शायद अच्छे दिन आने वाले हैं देश के लिए। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संतोष, उत्साह बीजेपी के भीतर संचार है, लेकिन जिस तेजी से बीजेपी की रवानगी है वो 272 के जादुई आंकड़े को छूने के बेहद करीब है। सुधांशु मित्तल जी, हम एक नई स्थिति देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। नई स्थिति का मतलब ये है अजीत सिंह का पीछे होना, राहुल गांधी का पीछे होना। अभी आजमगढ़ की नई स्थिति आई है, लेकिन कलराज में शिफ्ट किए गए बावजूद उनका आगे होना। कानपुर की भी स्थिति नहीं आई है, लेकिन एक ऐसा समावेश बन रहा है उस उत्तर प्रदेश के भीतर जहां लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कुछ सोचा है और ये सोचना मंडल कमीशन के बाद के जातीय समीकरण को सेंध लगा चुका है और अयोध्या से आगे निकल चुका है। मैं अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करूंगा तो जात धर्म इस सारी राजनीति के आगे लोगों ने उम्मीद की राजनीति को वोट दी है। देखिए, आप इसको 2012 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दीजिए। सापा को 224 सीटें मिलती हैं 403 के ग्रह में। कौन सी जात थी, कौन सा समीकरण था जो उनको 224 दिलवा सकता था? एक उम्मीद थी। उम्मीद क्या थी? उसकी मुट्ठी बंद थी। युवा शक्ति मुट्ठी बंद, नए नए सपने। उन्होंने क्या करा? उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी। एक बड़ा वो मैं तो अभी यूपी में बहुत दिन लगा के आया, तो वो कहते थे भैया हमने तो दद्दा को दी, हाँ। दद्दा ने लल्ला को दे दी, लल्ला ने अल्लाह को दे दी। हाँ। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसका एक लोगों में गुस्सा था। उसी के साथ साथ क्या हुआ? एक उम्मीद की राजनीति। देखिए, पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की चेंज हुई है फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, जो कि मंडल की थी। अब हमें बताइए, झांसी में उमा भारती पीछे चल रही है, अभी देखते जाइए, प्रतीकात्मक है। अभी आप देखते जाइए। अच्छा चलिए, दिल्ली में राखी बिड़ला आगे चल रही है। देखिए, दिल्ली का फिर वही समीकरण था कि क्या ये जो अल्पसंख्यक की राजनीति आपने करी थी उसका फायदा सुरक्षित सीट है, इसलिए अभी देख लीजिए, अभी सुरक्षित सीट है जिसमें राखी बिड़ला आगे चल रही है। मेरा अपना आंकलन है कि दिल्ली में 7-0 होने वाला है। अरुण जेटली 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पंजाब की परिप्रेक्ष्य जो है एक अलग परिप्रेक्ष्य है, उसके बारे में देखते हैं। अभी मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। वहां पे शुरुआत से जो एक खबरें आ रही थी उसमें कहीं सरकार के खिलाफ एक लोगों में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है, ऐसी बातें थी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आखिरकार में अरुण जी जीतेंगे। अरुण जी जीतेंगे, ये भरोसा है, क्योंकि उनके बारे में लोगों में मन में बड़ी अच्छी छवि है, आस्था है। और नरेंद्र मोदी जी की जो रैली गई है
पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन बड़ा लंबा राजनीतिक उनका वो है, इतिहास है, बड़ा काम कर रहा है राजनीति में। तो मुझे लगता है लोग देखिए, राहुल गांधी पे चर्चा करिए। नहीं, वरुण गांधी अभी पर ही कर लेते हैं। वरुण गांधी आगे चल रहे हैं। वो तो हो उनकी गई, रैली लेकिन में राहुल वहां गांधी नरेंद्र का मोदी नहीं गए। नहीं, राहुल गांधी का पीछे होना, क्योंकि मैं अमेठी खुद राहुल गया था। गांधी आगे जा रहे हैं। अभी देखिए जो पीछे हो जानकारी आ सकते रही है, वरुण गांधी आगे चल रहे हैं। जो जानकारी आ रही है, अरुण जेटली का पीछे चलना है। रामकृपाल जी, जो नेताओं की पूरी फेरिस्त है, क्या ये माना जाए कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी मैटर जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसे वरुण गांधी हमारे जहन में देखते ही आ गया, वरुण गांधी की सभा में नहीं गए थे नरेंद्र मोदी, वहां पर नहीं गए, और इन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी। उस परिवार से आते हैं, मेनका गांधी ने सचेत किया। ये मैसेज सुल्तानपुर में है, इसका मतलब लोगों के जहन में कुछ बात है, जो एक विरासत हो, परंपरा हो, जो भी राजनीति हो। प्रसून जी, देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि बीजेपी को जो वोट मिल रहे हैं, सीधी सीधी एक बात है, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे मिल रहे हैं। चाहे वो मोदी वहाँ गए हों सभा में या नहीं गए हों, उनकी ये अपील, जनता को ये पता चल गया था कि कमल भेजोगे तो ही स्थिर सरकार बनेगी। तो चाहे तो सबसे ज्यादा मोदी ने बड़ाई की अरुण जेटली की, वो पीछे क्यों चल रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्शंस कांट बी द रूल। मैं जब किसी बात को कहता हूँ तो ओवरऑल आप ये देख लीजिए कि जब भी हम ये कहते हैं 300 अपने बूते पा जाएगी, इसका मतलब है 243 सीटों पर हारेगी भी। तो देखिए, ये होता है कि ठीक है, पंजाब के बारे में जो नतीजे आ रहे थे, जो रुझान आ रहे थे, वो तो ये था कि बिल्कुल वहाँ पे अकाली दल साफ हो जाएगा, बहुत एंटी इनकम्बेंसी भयानक है। और दूसरा, अमरिंदर सिंह का भी एक कद रहा है वहाँ पे, कुछ भी हो, मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, निफ्टी 280 अंक ऊपर चढ़ गया। मैंने जिस तेजी से और सेंसेक्स में जिस तरीके से उछाल आ रहा है, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि एक अर्थशास्त्र डॉक्टर मनमोहन सिंह हट रहे हैं, जा रहे हैं, सत्ता बदल रही है, और बिल्कुल अर्थशास्त्र के तौर पर मेरे ख्याल से मोदी आने वाला है। मोदी किसी अर्थशास्त्र की किताब को पढ़कर नहीं आ रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जी, इस पूरे चुनाव में सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म की बात हुई, तमाम तरह की बात हुई, विकास की बात होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो वोटर की मानसिकता में परिवर्तन हुआ है, अंदरूनी पार्टियों में परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तित बीजेपी को वोट है, पुरानी बीजेपी को वोट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सबको पता है इन लोगों को भी कि मोदी को नाम पर वोट पड़ा है। मोदी अपने बाकी पुराने बीजेपी के कलराज मिश्र, पुराने बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी आगे चल रहे हैं। नहीं, वो तो चूंकि मोदी के नेतृत्व में जिनको टिकट दिया गया है, वो तो कमल भेजेंगे उनको। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि मोदी पुरानी बीजेपी को हरा करके उन्होंने एक नई बीजेपी बनाई है, ये बात जान लें, और आने वाले समय में बात पता चल जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक वोटर क्यों बदला है, मैं बताऊँ आपको, इस देश में क्षेत्रीयता की बात कभी नहीं की जाती। सबसे बड़ी राष्ट्रीय दलों को रोकने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका रही है, जहाँ वोटर में हमेशा एक इनसिक्योरिटी पैदा की जाती है कि तुम पहले क्षेत्रीय हो, तुम पहले गुजराती हो, तुम पहले मलयाली हो, तुम पहले मराठी हो, उसके बाद राष्ट्रीय हो। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि सारी अस्मिताएं टूट गई इस बार भारत की राजनीति में। सेंटर वाज एन एग्रीगेशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स। मुझे एक पूरी बात कर लेने दीजिए। अब क्या हो रहा है कि जो पिता था वो ये मानता था कि मैं पहले गुजराती हूँ, मराठी हूँ, बंगाली हूँ, उसके बाद भारतीय हूँ। उसका बेटा कह रहा है कि नहीं, इससे हमारा भविष्य नहीं बदलने वाला है, मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद गुजराती हूँ। ये ट्रेंड आया है, ये ट्रेंड मोदी के साथ चल रहा है। बिल्कुल, जिन्होंने विकास की बात कही, ये वोटर को पहचानिए। अब वो पुराने हथियार